नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जियो शास्त्र विद सालू में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भौगोलिक चिंतन यानी कि जियोग्राफिकल थॉट। जियोग्राफिकल थॉट के ऐसे प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, सेट, इन सब एग्जाम में ये बार बार पूछे गए हैं। तो वही प्रश्न है यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे माना जाता है? भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हिकेटियस, ऑप्शन नंबर बी है इराटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर सी है अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी है हेरोडोट्स। तो जल्दी जल्दी से सब लोग आंसर मार्क करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इराटोस्थनीज, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज को कहा गया है। इरेटोस्थनीज ने ही जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। इरेटोस्थनीज ही थे जिन्होंने पृथ्वी की परिधि का एकदम सटीक, एकदम ठीक से बिल्कुल सही माप किया था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस विचारधारा के अनुसार मानव विकास के लिए पर्यावरण को प्रधानता दी गई है? किस विचारधारा के अनुसार मानव विकास के लिए पर्यावरण को प्रधानता दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है संभववाद, ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरणीय निश्चयवाद, ऑप्शन नंबर सी है नवनिश्चयवाद और ऑप्शन नंबर डी है मात्रात्मक क्रांति। संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म, पर्यावरणीय निश्चयवाद एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, नवनिश्चयवाद नियो डिटर्मिनिज्म, मात्रात्मक क्रांति यानी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। तो जल्दी जल्दी से सब लोग आंसर देंगे और हम लोग देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय निश्चयवाद एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसमें बोला गया है कि जो प्रकृति है, मुख्य जो संचालक माना गया है, प्रकृति को माना गया है। ये जो है रेटजेल हो गए, इसी सैंपल हो गई, इन्होंने जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद को समर्थन किया है। और रेटजेल की शिष्या जो थी सैंपल, उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का पुत्र के समान है, मनुष्य प्रकृति के पुत्र के समान है। जितनी भी गतिविधियां मनुष्य करता है वो सब प्रकृति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक चिंतन में भू आकृतियों के विकास के लिए जैविक समानता ऑर्गेनिज्म एनालॉजी का उपयोग किसने किया? भौगोलिक चिंतन में भू आकृतियों के विकास के लिए जैविक समानता ऑर्गेनिज्म एनालॉजी का उपयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर बी है विडाल डी लाब्लास, ऑप्शन नंबर सी है WM डेविस, ऑप्शन नंबर डी है हम्बोल्ट। तो सब लोग आंसर करेंगे और हम लोग बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर, देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, WM डेविस। WM डेविस ने जियोमॉर्फोलॉजी में अवस्था, संरचना और प्रक्रिया को मिलाकर विकासवादी दृष्टिकोण को अपनाया था और उसे डेविशियन भूआकृति विज्ञान कहा गया। वहीं पर उन्होंने ऑर्गेनिज्म एनालॉजी का उपयोग किया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संभववाद पॉसिबिलिज्म विचारधारा की प्रमुख समर्थक कौन है? पॉसिबिलिज्म, संभववाद विचारधारा की प्रमुख समर्थक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रेटजेल, ऑप्शन नंबर बी है EC सैंपल, ऑप्शन नंबर सी है विडाल डी लाब्लास और ऑप्शन नंबर डी है हंटिंगटन। तो सब लोग आंसर बताइए, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर बताएंगे और हम लोग बढ़ते हैं इसके सही जवाब की ओर। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विडाल डी लाब्लास। संभववाद, संभववाद की जो नींव रखी वो विडाल डी लाब्लास ने रखी और ये सब फ्रांसिस भूगोलवेत्ता हैं। संभववाद के मुख्य समर्थक जो थे उसमें फेब्रे थे। फेब्रे ने संभववाद शब्द का प्रयोग किया और विडाल डी लाब्लास ने संभववाद की नींव रखी और ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। संभववाद में बताया गया है कि आपकी चारों ओर संभावनाएं व्याप्त हैं, हर तरफ आपको संभावनाएं दिखती हैं। मनुष्य प्रकृति में जब चाहे जैसे चाहे परिवर्तन कर सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में किसने परिभाषित किया?
ऑप्शन नंबर ए है इमैनुअल कांट, ऑप्शन नंबर बी है हमबोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है अरिस्टोफेन, ऑप्शन नंबर डी है हार्टसोन। सब लोग सही जवाब देंगे, सब लोग जल्दी जल्दी जवाब देंगे और सही जवाब देंगे। तो देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोरोलॉजिकल साइंस, यानी कि भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान, कोरोलॉजिकल साइंस अरिस्टोफेन के द्वारा कहा गया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार जो भौगोलिक चिंतन में महत्वपूर्ण था, किसने किया? एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार जो भौगोलिक चिंतन में महत्वपूर्ण था, किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है यूनानियों ने, ऑप्शन नंबर बी है अरब विद्वानों ने, ऑप्शन नंबर सी है रोमन विद्वानों ने और ऑप्शन नंबर डी है चीनी विद्वानों ने। तो सब लोग इसका जवाब देंगे और हम देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। और इसी के साथ इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरब विद्वानों ने। एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार अरब विद्वानों ने किया था। और क्यों किया था? खगोलीय गणनाओं के लिए किया था। उनको खगोलीय गणनाएं करनी थी, जिसलिए इन्होंने एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार किया। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है इंसान पृथ्वी की उपज है। इंसान पृथ्वी की उपज है। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। यह कथन किसका है? इंसान पृथ्वी की उपज है। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन नंबर सी है एलन चर्चिल सैंपल और ऑप्शन नंबर डी है विडाल डी ब्लास। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंसान पृथ्वी की उपज है। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। यह कथन है एलन चर्चिल सैंपल का। एलन चर्चिल सैंपल जो थी वो कट्टर निश्चयवादी थी। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को उन्होंने प्रकृति का दास बताया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य की संरचना है, मनुष्य के विचार है, मनुष्य का शरीर है, कार्य है, ये सब प्रकृति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और ये जो सैंपल थी ये रेटजेल की शिष्या थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संभववाद, पॉसिबिलिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? संभववाद, पॉसिबिलिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है विडाल डी लाब्लास, ऑप्शन नंबर बी है लुसियन फेब्रे, ऑप्शन नंबर सी है जीन ब्रून्स और ऑप्शन नंबर डी है अल्बर्ट डिमांजिया। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुसियन फेब्रे। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लुसियन फेब्रे ने। लुसियन फेब्रे ने 1930 में अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है इमैनुअल कांट, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेडरिक रेटजेल और ऑप्शन नंबर डी है रिचर्ड हार्टसोन। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल। एंथ्रोपोजियोग्राफी एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक जो थे वो फ्रेडरिक रेटजेल थे। रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का पिता कहा गया है। जो आधुनिक मानव भूगोल है उसका पिता माना जाता है किसको? फ्रेडरिक रेटजेल को। और रेटजेल ने ही लेबेंसराम यानी जीवित स्थान की संकल्पना दी थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रुको और जाओ निश्चयवाद यानी कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की संकल्पना किसने दी थी? रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की संकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर बी है OHK स्पेट, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज डैथम, ऑप्शन नंबर डी है हंटिंगटन। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि ना ही मनुष्य प्रकृति का दास है और ना ही प्रकृति मनुष्य की दास है। दोनों में जो है
आपस में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य बस एक ट्रैफिक सिग्नल के पुलिसकर्मी की तरह है, जो ट्रैफिक पे लगे जाम को रोक सकता है, उसकी दिशा परिवर्तित कर सकता है, परंतु उसे पूरी तरह से उसको रोक नहीं सकता। कुछ समय के लिए रोक सकता है, पर पूरी तरह से उसको रोक नहीं सकता, उसको पूरी तरह से बदल नहीं सकता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ विचारधाराएं दी गई हैं और उनके समर्थक दिए गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहली विचारधारा है वो निश्चयवाद है। निश्चयवाद जो है, इसके जो मुख्य समर्थक थे वो रेटजल थे, सैंपल, हम्बोल्ट, ये सब लोग इनके मुख्य समर्थक थे निश्चयवाद के। और निश्चयवाद में कहा गया है कि जो प्रकृति है, प्रकृति मुख्य रूप से संचालन करती है। आपके चारों तरफ जो भी दिख रहा है वो प्रकृति द्वारा संचालित है। मनुष्य को प्रकृति का दास कहा गया है। निश्चयवाद में मनुष्य को प्रकृति का दास कहा गया है। मनुष्य के विचार, मनुष्य का शरीर, कार्य, ये सब प्रकृति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगला है संभववाद। संभववाद के मुख्य समर्थक में है ब्लास और फेब्रे। ब्लास ने संभववाद की नींव रखी थी और फेब्रे ने संभववाद शब्द दिया था। संभववाद में कहा गया है कि आपके चारों ओर संभावनाएं व्याप्त हैं। आपके चारों ओर संभावनाएं व्याप्त हैं। मनुष्य स्वतंत्र है, वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे प्रकृति में बदलाव कर सकता है। अगली विचारधारा है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद के जो मुख्य समर्थक थे वो हैं ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने कहा रुको और जाओ निश्चयवाद, इसे ही कहा गया है। और इसके समर्थक ग्रिफिथ टेलर हैं। ग्रिफिथ टेलर ने कहा नवनिश्चयवाद में क्या कहा गया है कि ना ही मनुष्य प्रकृति का दास है और ना ही प्रकृति मनुष्य की दास है। दोनों में आपस में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। अगला है प्रसाम्यवाद। प्रसाम्यवाद के मुख्य समर्थक थे OHK स्पेट। OHK स्पेट ने क्या कहा कि प्रकृति कुछ विकल्प देती है, प्रकृति आपको कुछ विकल्प देती है और उन विकल्पों में से कुछ ऐसे विकल्प होते हैं जिनमें से संभावना कुछ ज़्यादा है। जैसे आपके पास दो विकल्प हैं, दो में से एक विकल्प ऐसा होता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।